हम रिएक्ट की लेक्चर 2 की जानिब आ जाते हैं। ठीक है, हमने लास्ट क्लास के अंदर समझा था वही मैं लेक्चर ओपन कर लेता हूँ। हमने यहाँ तक देख लिया था कि हमने किस तरह से बनाते हैं और फिर हम टर्मिनल में जाके उसको किस तरह से स्टार्ट करते हैं। एनपीएम क्या होता है, एनपीएक्स क्या होता है, थोड़ा सा मैं रिव्यू करवा देता हूँ। ठीक है, ताकि आप लोग को आइडिया हो जाए कि हम किस तरह से क्या नाम है इसके ऊपर काम करते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो अगर आपको कोई भी प्रोजेक्ट बनाना होता है, ठीक है, सबसे पहले तो आप फोल्डर बनाते हो। फोल्डर बनाने के बाद आप क्या करते हो, यहाँ पर ओपन कर लेते हो। जैसे मेरा फोल्डर मैंने बनाया था प्रोजेक्ट 1, उसके अंदर मैंने एक और सब सब फोल्डर बनाया टास्क 1। ठीक है। अच्छा, अब ये बनाने के बाद आप यहाँ पे जो फाइल्स देख रहे हैं, ये सारी फाइल्स जो है ना, ये मैंने नहीं बनाई है, ये फाइल्स खुद बनकर आई है मेरे पास। ठीक है। अभी इसको हम डिस्कस करेंगे लेक्चर 2 के अंदर, ये सब चीज़ें पहले हम रिकेप कर लेते हैं। उसके बाद अगर मुझे बनाना है तो प्रोजेक्ट तो मैं टर्मिनल पे जाऊंगा, टर्मिनल पे जाके न्यू टर्मिनल पे ओपन करूंगा। और फिर यहाँ से आके अब देखो, मैं अगर प्रोजेक्ट 1 में बनाना चाह रहा हूँ तो फिर मैं प्रोजेक्ट 1 ही रहने दूंगा। ठीक है, अभी मैं कौन सी ड्राइव के अंदर हूँ, प्रोजेक्ट 1 फोल्डर के अंदर हूँ, ये बता भी रहे हैं मुझे। ठीक है। अगर मुझे क्या नाम है टास्क 1 एक फोल्डर मैंने बनाया था इसके अंदर, उसमें बनाना है तो मैं क्या करूँगा, सीडी सीडी लिखूंगा। आगे मैं क्या लिखूंगा, टास्क -1। ठीक है। अब मैं कहाँ पर आ गया, देखो प्रोजेक्ट 1 और टास्क 1 इस फोल्डर के अंदर आ गया मैं, मतलब कि इस फोल्डर के अंदर आ गया। ठीक है। और फिर अब इसके अंदर जो है ना मैं एक प्रोजेक्ट बनाऊंगा। मैंने बताया था आप लोगों को हम कैसे बनाते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं npx क्रिएट टेस्ट ऐप। आगे हम क्या लिखेंगे, अपना प्रोजेक्ट का नाम लिखेंगे। ठीक है। या तो आप अगर इसी फोल्डर में बनाना चाह रहे हो तो आप बस इसको क्या कर दो, रन कर दो। ठीक है, तो वो एक फोल्डर बना लेगा। ठीक है, एग्जीक्यूटेबल फाइल बना लेगा। ये मैंने आपको इसका मतलब भी बताया था कि एनपीएक्स का क्या मतलब होता है और एनपीएम का क्या मतलब होता है। ठीक है। एनपीएक्स का मतलब रहता है नोट पैकेजेस एग्जीक्यूटेबल। ठीक है ना। और नोड वगैरह हमने देखा था क्या होता है, जेसन को हमने डाउनलोड किया था। ठीक है, तो आप लोगों ने डाउनलोड कर लिया था ना अपने पास जेसन को, हो गया था ना आप लोगों से डाउनलोड, हसन आपसे हो गया था ना डाउनलोड। हेलो, हसन मौजूद है क्लास में? हेलो हसन, आप माइक खोल के अपना जवाब दे दें मुझे। ठीक है। अच्छा, अभी मैं नहीं बना रहा, मैं भी इंटर नहीं कर रहा, मैं जस्ट इसको मिटा दे रहा हूँ। ठीक है ना, मैंने क्यों मिटा दिया, क्योंकि मेरे पास तो बना हुआ है ना प्रोजेक्ट। अच्छा, अब हम इसको सबसे पहले ना रन करके देख लेते हैं कि भाई हम इसको रन किस तरह से करते हैं। ठीक है, रन किस तरह से करते हैं, लेट से मुझे इस प्रोजेक्ट को अपना लाइव सर्वर पे रन करके देखना है कि भाई मैंने जो प्रोजेक्ट बनाया है या फिर इसका तो अपना एक डेमो बनकर आता है। ठीक है ना, वो किस तरह से रन होता है और हम रिएक्ट की फाइल को किस तरह से रन करके देख सकते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, जस्ट npm आगे स्पेस और यहाँ पे मैं लिख दूंगा स्टार्ट। ठीक है, npm स्टार्ट लिखोगे और आप इंटर दबा दोगे। जैसे आप इंटर दबा दोगे, ये देखो क्या बोल रहा है कि भैया ये पहले से रेडी है। ठीक है ना, मतलब पहले से मेरे पास चल रही है, लेकिन मैं दोबारा से इसको चलाना चाह रहा हूँ, तो फिर वो क्या बोल रहा है कि भाई आप क्या लिखो, वाई वुड यू लाइक टू रन द ऐप ऑन अनदर पोर्ट स्टेट। मैंने बोला यस। ठीक है, मैंने वाई दबा दिया। तो अब ये देखो यहाँ पर ये स्टार्ट हो गया। ठीक है, ये स्टार्ट होगा मेरे पास, तो ये इस तरह से आ गया। ठीक है, ये मेरे पास एक क्या हुआ, ये का मतलब के लाइव सर्वर के ऊपर मेरे पास ये चल गया। अब ये लाइव नहीं है, मतलब ये लोकल होस्ट के ऊपर रन हो रहा है। ठीक है, तो ये एक लोकल मतलब के इसका एड्रेस है जिस पर ये रन हो रहा है। ठीक है, लोकल आईपी के ऊपर। अच्छा, अब आ जाते हैं हम यहाँ पे इसके पूरे स्ट्रक्चर को समझते हैं। ठीक है, इसको भी मैं बंद कर देता हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। अब हम इसके पूरे स्ट्रक्चर को समझते हैं कि ये क्या होता है और इसमें से हमारी काम की फाइलें कौन सी होती हैं। और ये जो आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर, क्या नाम है आपके पास, ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये ट्यूशन सोल्यूशन सेंटर कहाँ से लिखा हुआ आया, हेलो वर्ल्ड कहाँ से लिखा हुआ आया, और ये रिएक्ट का लोगो कहाँ से आ रहा है। ठीक है ना, अभी जैसे कि ये वेब पेज है और जो कि मतलब के रन हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम जानते हैं। तो देखें भाई, जब आप क्रिएट रिएक्ट ऐप करके एक प्रोजेक्ट बनाते हैं तो आपके पास ये सारी फाइलें बनना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, पीछे ये सब, अब हम इन्हीं इन्हीं फाइल में रहते हुए जो है ना क्या करते हैं, अपना काम करते हैं, रिएक्ट का प्रोजेक्ट बनाते हैं। ठीक है, वेबसाइट बनाते हैं, सॉफ्टवेयर बनाते हैं, कुछ भी जो आपने बनाना वो आप इसी फाइल्स के अंदर रहते हुए काम करते हो। अब मैं नोड मॉड्यूल खोलूंगा तो देखो कितनी सारी फाइलें खुल जाती हैं, देख रहे हो।
सुरमा, सिनोजिस। अब ये नाम आप लोग देख रहे होगे तो आप लोग के जहनों में आ रहा होगा, पता नहीं ये क्या नाम है भाई। और ये बेताश है, ठीक है ना। तो ये सब ये क्या करता है, ये सारी हमारी वो फाइलें हैं जो कि हमारे इस प्रोजेक्ट को रन करती हैं, ठीक है ना, जो कि हम आगे यूज करेंगे। वो सब चीजें इसके अंदर एक दफा क्या हो गई, एग्जीक्यूट हो गई, तो नोड मॉड्यूल में वो सब चीजें आ जाती हैं। इसका भी हमारा कोई काम है नहीं, ठीक है, बस जस्ट दिखाने के लिए मैंने आप लोग को दिखा दिए। इसका भी हमारा इतना काम होगा नहीं, ठीक है ना। इसका हमारा वैसे भी काम इतना नहीं आएगा, ज्यादा नहीं आएगा। तो उसके बाद हम आ जाते हैं पब्लिक। पब्लिक में क्या क्या होता है, देखो पब्लिक में फेव आइकन होता है। और फेव आइकन क्या होता है हमारे पास, लेट से ये समझ लो कि भाई यार आपके पास जो छोटा आइकन होता है ना, जब भी आप टैब्स वगैरह खोलते हो, जैसे टैब खुला हुआ है तो यहाँ पे जो आइकन आ रहा है इसको हम फेव आइकन कहते हैं। ठीक है, ये जो आइकन नजर आ रहा है ना, जेएस लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पर। आप गूगल क्रोम खोलते हो तो वहाँ पर भी इस तरह से एक कोई कोई भी लोगो आ रहा होता है, उसको हम कहते हैं। तो यहाँ पर आप फेव आइकन की फाइल डाल दो, डॉट आईसीओ फाइल कहलाती है वो, ठीक है, फेव आइकन की। इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, ठीक है ना, ये आपके पास क्या नाम है, देखो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, हमने जब एच टी एम एल पढ़ी थी तो वहाँ पर हमने ये देखा था कि भाई यार हमारे पास जो फर्स्ट पेज होता है वो इंडेक्स का बनता है, ठीक है ना, ताकि वही सबसे पहले क्या होता है, रन होता है, तो एच टी एम एल का पेज रन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मेटा डेटा होता है आपके पास, ठीक है, और वो मतलब कि सारे सिर्फ लिंक दिए हुए होते हैं, ठीक है। हेड्स के अंदर हमने देखा था ना मेटा डेटा, और ये लिंक्स वगैरह क्या होते हैं, सारे यहाँ पे देखो लिंक दिए हुए हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे एक यूआरएल मतलब लोगो दिया हुआ है, जो हमने यहाँ पे देखो लोगो बनाया है ना, वो यहाँ पे हाइपरलिंक रेफरेंस में दिया हुआ है, ठीक है। जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे ये हो जाएगा एच आर ए, ये हमने पढ़ा था ना हाइपरलिंक रेफरेंस। डिव आईडी रूट, ठीक है ना, यहाँ पे एक आईडी दी हुई है रूट नाम की, ठीक है। और फिर यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक दिया हुआ है, मतलब ये कमेंट आउट हुआ हुआ है, लिखा हुआ है इसके अंदर, ये क्या होगा किस तरह से होगा। इसका भी हमारा इतना ज़्यादा काम होगा नहीं। उसके बाद हम देखते हैं लोगो। अभी जो आपको लोगो नज़र आ रहा था ना, ये जो आपको लोगो नज़र आ रहा है वो ये है असल में, ठीक है। वो यहाँ पे अपलोड हुआ हुआ ये रहा, ठीक है। यहाँ पे आपको ये भी लोगो डाल दो, ठीक है ना। और दूसरा लोगो हमारे पास देखो ये है, ठीक है, बड़ी स्क्रीन के लिए ये एक बड़ा लोगो है और एक छोटा लोगो है। एक 512 है, यहाँ पे आपको देखो लिखा हुआ भी ना, 512 पिक्सल है, और ये 192 पिक्सल का है, ठीक है, छोटा है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे हम आ जाते हैं मैन्युफैक्चरेशन। इसका भी हमारा इतना कोई काम नहीं होगा, ठीक है ना। हम जब लोगों का साइज वगैरह यहाँ से हम देते हैं, ठीक है, देखो 512 का एक हमने दिया हुआ है साइज, और एक हमने 192 का साइज दिया हुआ है यहाँ पर, ये देखो, ठीक है। 192 बाय 192 आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इसमें से हाइट कौन सी और विथ कौन सी है, ठीक है, क्योंकि जब हमने ग्राफिक डिजाइन पढ़ी थी तो उसके अंदर मैंने आप लोगों को ये सब चीज़ें बताई थी, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग इसकी सोर्स टाइप दे देते हो, टाइप कौन सी है, पीएनजी है, ठीक है, और यहाँ पर जेपेग है, वो टाइप आप बता देते हो, ताकि वो फिर उसका लिंक बन जाए और फिर वो शो हो जाए। वेव आइकन भी आपने यहाँ पे शो कर दिया, सारी इमेजेस के यहाँ पर आपने लिंक डाल दिया, उनका साइज वगैरह सब चीज़ें आपने बता दी हैं, ठीक है। और थीम कलर आपने बता दिया, मतलब कि जो थीम कलर होगा वो ये होगा, ठीक है, डिस्प्ले इस तरह से नज़र आ रहा होगा। बैकग्राउंड कलर आपके पास एफ होगा, मतलब यहाँ पे देखो ये बैकग्राउंड कलर जो आ रहा है ना ये है, ठीक है ना। यहाँ पे अगर मैं बैकग्राउंड कलर एफ की जगह यहाँ पे मैं कुछ और कर देता हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पे आके देखता हूँ, ठीक है, अभी यहाँ पे हमारे पास चेंज नहीं हुआ, ठीक है। अच्छा, हम यहाँ पे इसको लेट से ठीक, इसको हम ये कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखो हमारे पास कुछ इतना ज़्यादा इफेक्ट पड़ नहीं रहा, ठीक है ना। यहाँ पे मतलब कि क्योंकि ये थीम कलर है, ठीक है ना, और ये बैकग्राउंड कलर है, यहाँ पे इसका कहीं यूज़ हो रहा होगा, ठीक है ना। अभी हम उसको देखेंगे आगे कि कहाँ पे इसका यूज़ हो रहा है, ठीक है, लेकिन अभी इससे कोई इतना कोई ज़्यादा इम्पेक्ट पड़ नहीं रहा। अच्छा, अभी हम इसको वही कर देते हैं जो पहले था। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर हम आ जाते हैं, इसको हम छोड़ देंगे, इसका भी हमारा इतना कोई काम नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद अब हम आ जाते हैं, इसको हम बंद करते हैं पब्लिक को। उसके बाद हम आ जाते हैं सोर्स के अंदर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट फाइल होती है, सारा काम हम इसके अंदर करते हैं, ठीक है। पब्लिक के अंदर हमने देख लिया कि भाई हमारे सिर्फ लोगो होते हैं और फेव आइकन वगैरह होते हैं। अच्छा, सोर्स के अंदर हम ज़्यादा काम करते हैं, ठीक है। ऐप डॉट सी एस एस, ऐप डॉट जे एस क्या होती है, ठीक है, इसको हम समझते हैं। अच्छा, मैं डिटेल में इस वजह से समझा रहा हूँ क्योंकि हम इसी में ही ज़्यादातर काम कर रहे होंगे, ठीक है। अगर आपको फोल्डर स्ट्रक्चर समझ में आ गया अच्छे से तो फिर आप आगे काम मतलब कि आसान होगा आप लोगों के लिए। अच्छा, अब यहाँ पे देखो ऐप डॉट सी एस एस, एक सी एस एस की फाइल बनाई हुई है, ठीक है ना, जिसका नाम क्या रखा हुआ है, ऐप डॉट सी एस एस। हमने सी एस एस एक्सटर्नल फाइल बनाना सीखी थी ना, जब हम वनेला वनेला सी एस एस पढ़ रहे थे उस टाइम पर।
तो ये देखो एक CSS की फाइल बनी हुई है जिसमें यहाँ पर आपको सब दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो अगर मैं इसका हेडर है, ठीक है, हमारे पास यहाँ पर हमारे पास लोगो है, ठीक है ना, उसकी मिनिमम हाइट विड्थ ये सब चीज़ें दी हुई हैं, ठीक है ना, बैकग्राउंड कलर दिया हुआ है हेडर का, ठीक है। अगर मैं यहाँ से इसको चेंज करके देखूँ, मैं यहाँ पे इसका बैकग्राउंड कलर यहाँ पे अब मैं आके देखता हूँ कि भाई ये कहाँ पे जाके चेंज हो रहा है, तो देखो ये देखो बैकग्राउंड कलर यहाँ से चेंज हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये CSS दी हुई है, ठीक है। तो CSS देखो उतनी मुश्किल नहीं है, देखो बस लिखते हैं हम उसी तरह से CSS HTML जावा स्क्रिप्ट, ठीक है, जो हमने पढ़ी है, ठीक है। समझो वो एक बेस है, समझ लो आप लोगों की, ठीक है, वो एक मदर है, ठीक है। एक फ्रेम बना दिया, अब हमने उस फ्रेम के अंदर रह के काम करना है, लिखने का तरीका सारा वही है, देख रहे हो, डॉट क्लासेस, ये डॉट एप हेडर क्या होगा, एक क्लास होगी, ठीक है ना, जो कि कहीं ना कहीं कॉल हो रही होगी, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से हमने मीडिया वगैरह देखा था, डायरेक्ट मीडिया में हम क्या करते थे, हम रिस्पॉन्सिव वगैरह बनाते थे, मीडिया क्यूरी वगैरह, ठीक है ना। अब ये हमने देखा हुआ, ये क्या हो रहा है आप लोग, या आप लोग बताओगे यहाँ पे क्या हो रहा है मरियम, इस लाइन में क्या हो रहा है CSS की। जी मरियम, जी मरियम बताएं, ये इस सर, लाइन में क्या हो रहा है, किस लाइन में? इस लाइन में क्या हो रहा है। सर, ये एनिमेशन लोगों की मतलब जो वो रोटेट कर रहे हैं। हाँ ठीक है, ये देखो यहाँ पे जो लोगो ये घूम रहा है ना, स्पिन हो रहा है, ठीक है। ये इसकी हमने एनिमेशन जब क्लासेस पढ़ी थी मैं आपको बता रहा था, ठीक है ना, एक नाम होता है उसके अंदर, एक ड्यूरेशन होता है, और एक आप उसके अंदर एनिमेशन बताते हो कौन सी लीनियर होगी कौन सी होगी, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ से तेज घुमाना चाहूँ तो मैं इसके ड्यूरेशन को क्या कर दूंगा, कम, मैं इसको 2 सेकंड कर दूंगा। अब यहाँ पे देखना है तेज तेज घूमेगा, देख रहे हो कितना तेज तेज घूम रहा है। तो ये इस वजह से घूम रहा है, ये मतलब कि हमने एनिमेशन लगाई हुई है, ये कोई वीडियो नहीं चल रही है, कोई ये जिफ नहीं है, ये हमने यहाँ पर कोड में एनिमेशन लगाई हुई थी इस वजह से, ठीक है। इसको मैं आराम से कर देता हूँ। अच्छा, अब उसके बाद यहाँ पर डॉट एप हेडर आ जाता है, ठीक है। ये हमने सब चीज़ें पढ़ी हुई हैं, इसको हम देखते रहेंगे आगे। तो CSS की क्लास यहाँ पर हम इस तरह से बनाते हैं। अब हमारे पास एप डॉट जेएस जो है ना, ये मेन चीज़ है, ठीक है ना। ये आपके पास क्या है, कंपोनेंट, मैंने आपको बताया था कि भाई हमारे पास जो रिएक्ट काम करते हैं ना वो कंपोनेंट बेस है, ठीक है ना। और वो हम कंपोनेंट बनाते हैं, वो वही लोड होता है हमारे पास। तो एक कंपोनेंट बना हुआ है एप डॉट जेएस, ठीक है ना। और वो उसके अंदर यहाँ पे कंपोनेंट आपका कॉल हो रहा है, HTML होगी इसके अंदर, ठीक है ना, आपकी सारी, ठीक है ना, और वो सारा यहाँ पर कॉल हो रहा होगा। अच्छा, अब उसके बाद यहाँ पे ये क्या है, किस तरह से बन रहा है, इसको हम देखेंगे आगे, ठीक है ना। मेन समझ लो कंपोनेंट आप इस तरह से बनाते हो, अगर आपने एक और कंपोनेंट बनाना है तो वो आप यहीं पर ही उसका नाम अलग दोगे, ठीक है ना, सेम नाम नहीं होना चाहिए, वरना तो कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, ठीक है। और हमेशा क्या नाम है, कंपोनेंट का जो नाम होगा ना उसका जो फर्स्ट लेटर होगा ना वो कैपिटल होगा, ठीक है। जैसे ये ऐप है ना, इसका देखो फर्स्ट लेटर कैपिटल है। इसी तरह से अगर मैं एक कंपोनेंट बनाता हूँ कार का, तो मेरे पास यहाँ पे जो कार का जो फर्स्ट लेटर होगा ना वो भी मेरे पास क्या होगा, कैपिटल होगा। इसी तरह से एप डॉट टेस्ट जो जेएस इसका हमारा इतना कोई काम नहीं आएगा, ठीक है ना। यहाँ पे हम बाद में देखेंगे, ठीक है। मेन ये चीज़ थी, ठीक है। और उसके बाद अगर आप CSS करना चाहो तो ये देख लो। उसके बाद इंडेक्स डॉट CSS, ये भी एक CSS का क्लास एक्सटर्नल फाइल बनी हुई है, ठीक है ना, यहाँ पे एक्सटर्नल फाइल CSS लग रही है। अच्छा, उसके बाद इंडेक्स डॉट जेएस, ठीक है, ये लोड होती है, इंडेक्स डॉट जेएस लोड होती है, ठीक है। रिएक्ट के अंदर जो सबसे पहली फाइल जो लोड होती है वो ये वाली फाइल लोड होती है। इसके अंदर देखो मेरा ना ऐप लिखा हुआ है, नजर आ रहा होगा आप लोगों को यहाँ पर, ये मैंने जो एक कंपोनेंट बनाया ना उसको मैंने यहाँ पे लोड करा है। असल में आप हम कंपोनेंट की फाइलें अलग अलग बनाते हो, और फिर उसको आप क्या करते हो, लोड कराने के लिए यहाँ पे उसको आप कॉल करा देते हो, ठीक है। और फिर वो जो फाइल आपको यहाँ पे नजर आ रही है, ये जो पूरी नजर आ रही है इस वजह से नजर आ रही है। अगर मैं देखो यहाँ पर जो है ना सिर्फ एक चीज भी चेंज कर देता हूँ, मैं यहाँ से ऐप हटा देता हूँ, ठीक है। अब देखो क्या हो गया होगा, देखो नहीं चल रहा ना, एरर दे रहा है। वो कह रहा है भैया लाइन नंबर 14 में ऐप इज नॉट डिफाइंड, ये तो ऐप ऐप आपने कहीं बताया ही नहीं है, ना कोई इस तरह का कोई कंपोनेंट बना हुआ है, डिफाइन ही नहीं हुआ हुआ, तो वो मुझे मना कर रहा है। तो भाई वो कह रहा है भाई इसका नाम सही से दो। अब इस कंपोनेंट का नाम क्या है, ऐप है ना, तो जैसे लिखा हुआ वैसे ही लिखना है मुझे, ठीक है ना। मैंने लिख दिया, अब देखो यहाँ पर मेरे पास आ गया होगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं ऐप को A डबल P कैपिटल P कर देता हूँ, ठीक है भाई।
इंग्लिश की टीचर आपसे कहा कहती थी ना भाई कैपिटल लेटर में लिख कर लाओ, आपने भाई यहाँ पे कैपिटल में लिख दिया। अब ये कोडिंग है भाई, ठीक है, ये केस सेंसिटिव होती है। जावा स्क्रिप्ट जो है ना, केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव से मुराद कि जहां पर अगर स्मॉल लेटर यूज होना है तो वहां पर स्मॉल लेटर यूज होगा, जहां पे कैपिटल यूज होना है तो वहां पे कैपिटल यूज होगा। ये नहीं है, ये इंग्लिश नहीं है आप लोगों की, ठीक है। हाँ इंग्लिश समझती है, ठीक है, लेकिन इंग्लिश है नहीं। यहाँ पर आपको प्रॉपर उसी तरह से लिखना होगा जैसा आपके पास यहाँ पर आपने बनाया है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कंपोनेंट इसी नाम से बनाया, तो मैंने यहाँ पे ये लिख दिया, ठीक है भाई। उसके बाद हम आ जाते हैं लोगो डॉट एसवीजी, इसको छोड़ दो, इसका भी हमारे इतना कोई काम नहीं है। हम यहाँ इसका भी हमारे इतना कोई काम नहीं होगा, आपको रिपोर्ट्स एक दे रहा होता है, ठीक है ना, आपको ये हम बाद में देखेंगे। सेटअप डॉट टेस्ट, इसका भी हमारा इतना कोई काम नहीं है, ठीक है। ये आपको एक पूरी वो बता रहा होगा, ठीक है ना, आपके मतलब कि उसकी रिपोर्ट्स दे रहा होगा, ठीक है। एक टेस्ट वगैरह, टेस्ट रन वगैरह आप कर सकते हैं यहाँ पे। गिट इग्नोर, अच्छा इसमें क्या होता है कि हम जब आगे गिट और गिट पढ़ेंगे ना, तो जब मैं आप लोग को समझाऊंगा गिट इग्नोर क्या होता है, ठीक है ना। जब आप उसको गिटहब पे अपलोड करते हो अपने प्रोजेक्ट को, उसके अंदर वो फाइलें ना जाएं जो कि क्या नाम है आपके प्रोजेक्ट के लिए ज़रूरी नहीं होती। तो यहाँ पे कुछ इस तरह की भी फाइलें बना रहा होता है जो कि ज़रूरी नहीं होती या यूज़ नहीं हुई भी होती। तो आपके आपका जो क्या नाम है, जहाँ पे आप प्रोजेक्ट को गिटहब पे अपलोड कर रहे हो तो वो पढ़ता है, उसका मतलब कि अननेसेसरी फाइल आ जाती हैं, तो वो काम की नहीं होती हैं। तो आप इसको क्या कर दिया, ये इस वजह से यहाँ पे बना देता है फाइल। पैकेज डॉट, हाँ ये ठीक है ना, यहाँ पे सारे जेसन का मतलब कि यहाँ पे पैकेज डॉट जेसन, यहाँ पे आपकी सारी जो है ना जेसन की फाइल होती है। यहाँ पे अगर मैं आऊँ तो यहाँ पे देखो पैकेज डॉट जेसन असल ये है, ठीक है ना। यहाँ पर आपकी सारी जेसन की फाइल होती हैं। देखो कितना बड़ा कोड है, अभी इतना मतलब ये देखता हूँ भाई कितने लाइन ऑफ कोड है, तो मैं नीचे आ जाता हूँ इसके सबसे। तो यहाँ पे देखो भाई आप लोग के पास, ये हमारे पास है 17,560 लाइन ऑफ कोड हुआ हुआ है इसके अंदर, ठीक है। तो 17,560 बहुत होता है भाई, ठीक है, कोडिंग की जबान में। तो इतना लंबा कोड हुआ हुआ है। तो ये सारा जो हमने डाउनलोड करा था ना, तो ये सारी फाइलें डाउनलोड हो रही थी जब हमने जेसन को डाउनलोड करा था, और फिर हमने एनपीएक्स करा था, ये सब चीज़ें जो हमने करी थी। तो ये खुद से पीछे फाइलें बना रहा होता है, ठीक है। इसके अंदर आपने नहीं चेंज करनी है, और इसका वैसे हमारा काम भी नहीं होगा इतना, ठीक है। अच्छा भाई, उसके बाद हम आ जाते हैं रीडमी फाइल। अगर आपने रीडमी फाइल बनानी है अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड, ठीक है ना, वैसे तो इसने अपनी दी हुई है कि भाई ये फेसबुक ने बनाया था और ये बता रहा होगा आपको, ठीक है ना। लेकिन अगर आपने अपनी बनानी है तो आप इसके अंदर डॉक्यूमेंटेशन दे सकते हो, ताकि कल को अगर आपका प्रोजेक्ट कोई और खोले या कोई और डेवलपर आपके प्रोजेक्ट पे काम करे तो उसको इजीली समझ में आ जाए चीज़ें, ठीक है ना। वैसे तो गिटहब पे भी अगर आप अपलोड करते हो, ठीक है ना, तो वहाँ पर क्या होता है कि आप रीडमी फाइल बना रहे हो, तो रीडमी फाइल बनाना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए ज़रूरी होता है कल को आप जो है ना मतलब कि मल्टीपल प्रोजेक्ट पे काम करते हो, और फिर जाहिर सी बात है डेवलपर जो होता है ना वो अपना पिछला काम भूल जाता है कि भाई उसने कौन सी फाइल पे क्या काम किया था। अब 17,000 लाइन का मैंने आपको कोड दिखाया ना, इससे भी ज़्यादा लाइन का कोड होता है, अगर इससे भी कम का हो, लेकिन जाहिर सी बात है इंसान है, इंसानी दिमाग मतलब कि इतनी ज़्यादा उसके पास कैपेसिटी नहीं होती है कि वो इतनी ज़्यादा चीज़ों को याद रखे, तो वो भूलता रहता है। तो उसके लिए आप क्या करो, या तो आप एक रीडमी फाइल बना लो अपने प्रोजेक्ट के अंदर, उसमें अपडेट करते रहो, तो एक वर्ड की फाइल बना लो, कोई इशू नहीं है, ठीक है, जैसे जैसा आपको ईजी लग रहा है। आप क्या करो उसमें अपडेट कर दो कि भैया मैंने यहाँ पे ये काम किया था, मैंने यहाँ पे इस प्रोजेक्ट में app.js में ये काम हो रहा है, एक और नया कंपोनेंट बना उसमें ये काम हो रहा है, एक और सीएसएस की फाइल बना उसमें ये काम हो रहा है, लोगो मैंने 3-4 डाले हैं, एक लोगो मेरा यहाँ पे यूज हो रहा है, एक लोगो यहाँ पे यूज हो रहा है, ताकि आप कल अगर खुद भी काम करो या कोई और उस पर काम करे तो उसको ईजी हो कोड को समझने में। वो रीडमी फाइल पे जाएगा, वो देख लेगा हाँ भाई इस फाइल में काम हो रहा है। अब देखो ना, आप एक बार मैं ये फाइल खोल दूं, अगर कोई और डेवलपर खोलेगा तो उसको तो ये समझने में ही 1-2 हफ्ते लग जाने, तो भाई कहाँ पे क्या काम हो रहा है, कैसे हो रहा है, कैसे लिंक बने हुए हैं। तो इस वजह से आपके लिए भी आसानी होगी कल को अगर आप उसको डॉक्यूमेंट सही तरह से बनाते रहोगे, ठीक है। वैसे हमारा इसका इतना काम है नहीं, ठीक है, लेकिन क्या है अगर आपको एक अच्छा प्रोफेशनल काम करना है आगे जाके, दोबारा से जाहिर सी बात है अपडेट आती रहती हैं, वेबसाइट के अंदर सॉफ्टवेयर के अंदर अपडेट करनी होती है, ठीक है। तो फिर वो जब आप करने बैठो तो आप खुद ही ना भूल जाओ, तो आपने अगर उसको लिखा हुआ होगा सही तरह से तो वो आपके लिए ईजी होगा, ठीक है, आप उसके अंदर अपडेट्स कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई, कोई सवाल है अगर आप लोग का तो वो मुझसे पूछ लो यहाँ तक, ठीक है। फोल्डर स्ट्रक्चर हमने समझ लिया। अगर हमने नई फाइल बनानी होगी तो मैंने आपको बताया आप यहाँ पर आओगे,
ठीक है ना। यहाँ पर आने के बाद आप न्यू, अगर मैंने एक और कंपोनेंट बनाना है तो मैं यहाँ पर आकर क्या करूँगा, एक न्यू कंपोनेंट बना लूँगा, ठीक है। और मैं यहाँ पर इसको मैं क्या करूँगा, लेट से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कंपोनेंट 1.js, ठीक है। अच्छा, अब देखो मैंने सी कैपिटल लिखना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक फाइल बना ली कंपोनेंट 1। अभी हम नेक्स्ट क्लास में हम कंपोनेंट बनाएंगे, ठीक है ना। अभी मैंने यहाँ पे ऐसे बना लिया है, ठीक है ना। जैसे तो इसके अंदर हम सारा काम करेंगे जैसे हमने app.js में करें। यहाँ पे मैं अगर कोई चीज़ चेंज करना चाहूँ, मैं ट्यूशन सोल्यूशन सेंटर की जगह पे कुछ और लिखना चाहता हूँ, मैं लिख सकता हूँ। बाकी इसके अलावा अगर मैं जो ऊपर लोगो आ रहा था वो आप हटाना चाहूँ, इमेज हटाना चाहो, तब इसको क्या कर दो, कमेंट कर दो, ठीक है ना। अगर मैं इसको कमेंट कर देता हूँ तो ये सब चीज़ें आपको पता है, कमेंट वगैरह ये वो सारी चीज़ें पता है ना भाई। तो यहाँ पे देखो वो कमेंट हो गया, वो हट गया हमारे पास, ठीक है। अगर मैं इसको बड़ा करना चाहूँ तो मैं कैसे बड़ा कर सकता हूँ, इसको पैराग्राफ की जगह पे क्या कर दूंगा, पैराग्राफ की जगह पे क्या कर दूंगा, H1 कर दूंगा, ठीक है। और यहाँ पर भी देखो H1 हो गया खुद ब खुद ही। और अब मेरे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ठीक है, ट्यूशन सोल्यूशन सेंटर। ठीक है, अगर हेलो वर्ल्ड को भी आप हटाना चाहो तो आप इसको भी, हेलो वर्ल्ड को भी यहाँ से आप हाइपरलिंक रेफ वो एंकर टैग दिया हुआ है, मतलब इस पे क्लिक करेंगे तो कुछ ना कुछ होगा, कहीं जाएगा, तो हम इसको भी कमेंट कर देते हैं भाई। तो यहाँ पे देखो मेरे पास ये कुछ इस तरह से आ जाएगा, ट्यूशन सोल्यूशन सेंटर लिखा हुआ, ठीक है भाई। तो कितना तेजी से ये लोड होता है ना, ठीक है, क्योंकि सिंगल पेज एप्लीकेशन होती है इस वजह से बहुत तेजी से ये लोड हो रहा होता है, ठीक है। और ये सारा काम, एक चीज आप लोगों ने नोट की होगी, div के अंदर हो रहा है, ठीक है। ये सारा काम div में हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो CSS अप्लाई हो रही है ना पूरी, ये देखो, ये इसको मैंने दी हुई है क्लास नेम ऐप दिया हुआ है, ठीक है। ये क्या है, CSS की फाइल है, ठीक है ना। क्लास नेम CSS की फाइल मैंने यहाँ पे आपको app.css यहाँ पर आपने पहले इंपोर्ट कराई, और फिर आपने यहाँ पर उसकी जैसे कि हमने रेफरेंस पास करते थे ना, इस तरह से आपने क्लास दे दी। तो यहाँ पे app.css की क्लास यहाँ पर आपने कॉल करा दी। अगर मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है ना, मैं यहाँ पे इस क्लास को क्या करता हूँ, यहाँ से मैं इस क्लास को हटा देता हूँ, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, ठीक है, और मैं इसको यहाँ से आकर अगर मैं और मैं क्या कर सकता हूँ, इसको यहाँ से भी मैं हटा देता हूँ, app.css को मैं यहाँ से और हटा देता हूँ, ठीक है। अब देखो क्या होगा, ये देखो क्या हुआ, वो जो हमने इंपोर्ट करी थी ना CSS, जो हमने बनाई हुई थी क्लास, वो मैंने उसका रेफरेंस ही पास नहीं करा तो वहाँ वो हट गई, ठीक। लिखने का तरीका सारी चीज़ें वही हैं, बस थोड़ा सा करने का तरीका अलग है, ठीक है। CSS वगैरह किस तरह से लिखनी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे दोबारा से Ctrl Z करता हूँ आकर, ठीक है ना, और यहाँ पर भी Ctrl Z करता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास ये, तो यहाँ पे आप इंपोर्ट करा लेते हो, ठीक है। और बिल्कुल जो CSS की, अगर मैं यहाँ से वही करूँगा, अगर मैं यहाँ पर इसको कैपिटल कर दूंगा तो दोबारा से मेरी जो CSS है वो दोबारा से मेरी खराब हो जाएगी। अब यहाँ पे एरर दे रहा है, वो CSS हटा ही नहीं उसने, वो एरर दे देगा, ठीक है ना, क्योंकि ये केस सेंसिटिव होती है हमारे पास इस वजह से। अच्छा भाई, तो यहाँ तक चीज़ें समझ में आई। यहाँ तक अगर आप लोगों का कोई सवाल है तो मुझसे पूछ लो। हम नेक्स्ट क्लास में जो ना एक कंपोनेंट बनाएंगे, उसको हम कॉल करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास से पहले पहले आप लोग अपने थोड़े से HTML CSS और जावा स्क्रिप्ट के कॉन्सेप्ट जो है ना देख लेना, इफ एल्स देख लेना, ठीक है। ये सब चीज़ हमने पढ़ी हुई है, प्रॉम्प्ट देख लेना, अलर्ट देख लेना। इसके अलावा आप लोग कंसोल वगैरह ये सब चीज़ें जो हमने करी है ना जावा स्क्रिप्ट के अंदर, कंडीशनल वगैरह, ठीक है। इसके अलावा लूप और ये सब चीज़ें जो है ना, इसकी आप लोग वीकेंड आ रहे हो उसमें आप लोग इसकी प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है। गो थ्रू कर लेना बस, बाकी तो फिर हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो कोई सवाल है तो मुझसे भी पूछ लो, ठीक है। फिर मैं आप लोग को एग्जाम का बता दूं कि भाई एग्जाम आप लोग का किस तरह से होगा, जो आप लोग का हफ्ते को एग्जाम होने वाला है, ठीक है, ग्राफिक्स का, वो आपका किस तरह से होगा, ताकि फिर हम आगे मूव करें। तो अगर किसी का कोई सवाल नहीं है तो मुझे बता दे। नहीं है सवाल, ठीक है। तो फिर हम आगे एग्जाम की तरफ बढ़ते हैं कि भाई आपका एग्जाम टाइम कब होगा और किस तरह से होगा। तो मैं यहाँ पर इसको मैं स्टॉप